अस्सलाम वालेकुम। रोड मैप में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। इस वक्त जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है वो सब आपके सामने है। एक उम्मीद थी कि जैसे ही IMF से बात हुई इमदाद भी आ जाएगी, उसके बाद मामलात जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद चीज़ों की ख़ास तौर पर अशिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं उनमें कमी आएगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा, गरीब जो है वो खुश हो जाएगा, डॉलर की प्राइस जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। IMF से मुआहदे के बावजूद ना सिर्फ जो है वो डॉलर की प्राइस स्टेबल नहीं रह सकी है, बल्कि उसकी प्राइस जो है वो मज़ीद बढ़ गई है। जो फ़ायदा होना चाहिए था इस डील से वो फ़ायदा नहीं हो रहा है, और ना सिर्फ फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ हो गया है, सूद जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हामिद खालिद मशरकी साहब ने। हामिद साहब, आपको क्या इसकी रीज़न नज़र आती है? जो उम्मीदें थी या जो प्लानिंग थी वो सब फेल होती हुई दिखाई दे रही है। ना सिर्फ फेल होती हुई दिखाई दे रही है बल्कि उसके इन्वर्ट हो रही है, चीज़ें जो है वो रिवर्स हो रही हैं। आपको क्या लगता है इसकी रीज़न्स क्या हैं? जी सुमेरा, ये जो आपका सवाल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितने भंवर में ये हुकूमत फंसी हुई है, जिस अंदाज के चैलेंजेस इसको नजर पेश आ रहे हैं, इस सूरत हाल के अंदर खुद हुकूमत को नहीं पता चल रहा कि इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या हो सकती है, किस तरह हो सकती है। देखें ना, ये बड़ी बदकिस्मती है कि मुल्क का वजीर आजम खुद ये अल्फाज कहे कि जी IMF ने तो हमारी नाक से लकीरें निकलवा दी, या मुल्क का वजीर आजम खुद जिस तरह के आपको पता ही है कि जी मैं भीख मांगने तो नहीं आया, इस तरह के मतलब एक्चुअली इट शोज कि उनकी जो इस वक्त जो मेंटल लेवल है, जो जिस वो कश्मकश का शिकार हैं, ये बड़ा इनके लिए बहुत मुश्किल हो गई हुई है इकोनॉमिकल सिचुएशन को हैंडल करना। बल्कि मैं तो आपको सच कहूं तो डॉलर तो बड़ी दूर की बात है, टोटल इकोनॉमिकल क्लैप्स की तरफ जा रहे हैं। और मुफ्ता इस्माइल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हाथ खड़े कर चुके हैं। बल्कि मेरे पास इतलात हैं कि 2 से 3 बार तो वो अभी पिछले 2 हफ्तों में भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन बात यह है कि इस्तीफा दे देंगे तो ये जो ढोल है ये कौन गले में डालेगा। इस वक्त वजारत खजाना और वजीर आजम, ये 2 वो ओहदे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कांटों की सेज और बदनामी का हार है। कोई भी गले में डालने को तैयार नहीं होगा। हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, और वो है फौरी इलेक्शन का ऐलान। जी हां, अगर तो फौरी इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं तो सूरत हाल ना सिर्फ बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के सामने बेहतर होगी, बल्कि मुल्क की आवाम को भी थोड़ा सा एक इत्मीनान आएगा कि शायद नई हुकूमत के आने से कोई पॉलिसीज चेंज होंगी और मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा। वगरना जो सूरत हाल चल रही है, मतलब हर बार देते हैं डेट की जी इस बार पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी, लेकिन कम होने की बजाय बढ़ा दी जाती हैं। पूरी दुनिया में कम हो गई, 30% के करीब प्राइसेस पिछले 4 महीनों में नीचे आई हैं, और पाकिस्तान दुनिया में उन चंद मेरा ख्याल में भी वाहिद मुल्क होगा जिसमें प्राइस ऊपर ही गई है। सो ये हुकूमत ने तो यही हरबा आजमाया हुआ है कि बस पेट्रोल के जरिए पैसा इकट्ठा करना है या दूसरी चीजों के जरिए पैसा इकट्ठा करना है, बिजली के रेट बढ़ाते जाना है। तो दिस इज इंतहाई, जिसको आप कहते हैं ना, एडहॉक सिस्टम पे आरजी बुनियादों पर मुल्क को चलाया जा रहा है। दिहाड़ीदार मजदूर की तरह मुल्क को चलाने की कोशिश हो रही है, और ये सख्त फेलियर है। और इसकी जिम्मेदार ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत है बल्कि और बहुत सारे अनासर हैं, और पाकिस्तान के अवाम लोग और सब वो जानते हैं कि उनको सबको जिम्मेदारी लेनी होगी मुल्क को वापस ट्रैक पर लाने के लिए। चलिए मशरकी साहब, हम तो यही देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जब से आई है ये अवाम को कोई ना कोई नया लॉलीपॉप देती जा रही है, क्योंकि जिस बयानिए पर ये गवर्नमेंट आई थी वो बयानिया तो उनके आते ही दफन हो गया था, जब महंगाई 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं बल्कि 4 गुना जो है वो बढ़ गई थी। अगले टॉपिक पे बात करते हैं। मशरकी साहब, आप जानते हैं इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई साबिक अमरीकी सफ़ीर के साथ, वो खासी हमने देखा कि मौजूद बहस बनी रही। कुछ लोगों ने उसको तनकीद का निशाना बनाया, कुछ लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तनकीद का निशाना इसलिए बनाया क्योंकि इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि ऐसी जो मुलाकातें होती हैं वो इस चीज़ का इंदिया देती हैं या इस बात का इंदिया देती हैं कि अमरीकी मुदाखलत जो है वो पाकिस्तान में अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई को रूटीन का अमल है या फिर सियासतदानों की कोई मजबूरी होती है इस तरह की मुलाकातें करना, या वही बात है कि अभी भी अमरीका की पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत जारी है? हाँ जी सुमेरा, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये देखें, इमरान खान साहब हों या कोई भी हों, पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत के बगैर सियासत में कामयाबी अभी तो नजर नहीं आती है। हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं अमरीका का इन्फ्लुएंस नजर आ ही जाता है।
اور جو کچھ رجیم چینج میں ہوا، جس طرح ہوا، عمران خان صاحب نے جتنا بولڈ سٹینڈ لیا اور اس کے اوپر قائم رہے اور عوام نے اسی نیریٹو کو بائی کیا، اسی نیریٹو کو قبول کیا. لیکن یہ جو رابن رافیل سے ان کی ملاقات کی خبر آ رہی ہے یا دوسری جو ملاقات کی خبریں آ رہی ہیں، ان کے اندر سچائی بھی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ دیکھیں، امریکہ کے ساتھ عمران خان ہوں یا کوئی بھی ہوں، تعلقات رکھنے تو ضروری ہیں ہی، لیکن تعلقات بنیادی طور پر برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے. کچھ دو کی بنیاد پر ہونے چاہیے، حاکم اور محکوم کے نہیں ہونے چاہیے، دو دوست ممالک کے ہونے چاہیے. یہی عمران خان کی کوشش رہی ہے اور عمران خان میرا خیال ہے کہ یہ کافی حد تک امریکہ کو باور کرانے میں کامیاب ہو گئے. دو چیزیں، نمبر ایک، عمران خان اس وقت پاپولر ترین سیاستدان ہے، اور دوسری بات یہ کہ عوام کے اندر یہ بات اب انتہائی قبولیت پکڑ چکی ہے کہ امریکہ ہم سے دوستی کرے، ہمیں ایکسپلائٹ، یوز اور ڈو مور نہ کہے. یہ جو دو باتیں ہیں یہ امریکہ کو سمجھنی پڑیں گی. اس کے بنا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر اب مزید امریکی انفلوئنس رہ سکتا ہے. آئندہ آنے والے الیکشن میں عمران خان اسی نعرے کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گے اور اسی نعرے کی بنیاد پر یہ جیتنے کی کوشش کریں گے کہ میں نے ملک کی خود مختاری کے لیے جدوجہد کی ہے اور امریکہ برابری کی دوستی پر اب راضی ہو گیا ہے. دیکھیں، اگر عمران خان یہ امپریشن دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے، تو آپ سمجھیں کہ یہ پاکستانی عوام کے اندر ایک اور مقبول ترین بیانیہ بن جائے گا. جی ہاں، پاکستانی عوام یہ سوچیں گے کہ عمران خان بالآخر وہی لیڈر بنا جو امریکہ کو بھی جھکنے پر مجبور کر سکتا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے. ورنہ پاکستان کے اندر ہر طرح کی پوائنٹ سکورنگ تو ہوگی، ہو سکتا ہے اس سارے معاملے کا عمران خان کو فال بیک بھی فیس کرنا پڑے اور سیاسی نقصان بھی دیکھنا پڑے، لیکن یہ سیاست کا حصہ ہے. اور عمران خان کی جو ماضی کی سیاست ہے اس میں ایک بات ہمیشہ نظر آتی ہے کہ عمران خان رسک لینے سے نہیں ڈرتے، بڑے سے بڑا رسک لیتے ہیں اور ان کو کبھی بھی کانسیکوینسز کا خوف نہیں رہتا ہے. باقی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. تھینک یو. پھر بات تو وہی ہوئی نا حامد صاحب کہ اگر آپ یہ ملاقاتیں کرتے ہیں تو اس کی کوئی اور ریزن ہوتی ہے. اگر اپوزیشن یا پھر آپ کے جو اپوزٹ پارٹی ہے وہ اگر یہ ملاقاتیں کرتی ہیں تو اس کی کوئی اور ریزن ہوتی ہے. تو پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ریزن یہی ہے تو پھر آپ کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ ملاقات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو وہ ملاقات کر رہے ہیں اس کا بھی مقصد وہی ہو جو آپ کا ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں پھر اسی حساب سے دیکھی جاتی ہیں جس طرح جو سینیریو اس وقت چل رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ حامد خالد مشرقی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.